नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मेरे पीछे वीडियो पर एक कमेंट आया था जो कि बहुत ही बुरा फील हुआ। लगा कि हाँ, हमारे देश के युवा अगर ऐसे सोचते हैं हमारे अपने इतिहास के बारे में, हमारे खुद के देश के योद्धाओं के बारे में, तो इसका इम्पैक्ट मतलब उनके दिमाग पर उस पुराने इतिहास का इम्पैक्ट किस बुरी तरीके से पड़ा है आप सोच सकते हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सामने वाले ने टिका के राज किया, आज तुम कह रहे हो कि वो शेर था, वो बाघ था। अब तो ये बात यही हुई ना कि हम बहुत वीर थे और औरंगजेब हमसे डरते थे। अरे वो टिका के हुकूमत किया है और आज 75 साल बाद अगर हम ये झूठ बोलें कि वो फेक था तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिखा, शायद उन्हें इतिहास की कुछ खास जानकारी होगी नहीं, वो लिख लिए और चले गए। मेरे उत्तर का समय आया और मैंने सोचा कि उसे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके बताऊं उन्हें। जिस भाई ने इस कमेंट को लिखा था, क्रिटिक 224 नाम की उनकी आईडी थी, उन्हें इतना अच्छा जवाब दूं ताकि उन्हें उनके जहन में ये बात बैठ जाए कि किसी भी मुगल शासक ने भारत में टिका के तो राज नहीं किया था। जो भी आया है सबने मुंह की खाई है। उनका शासन क्षेत्र कभी भी स्थिर नहीं रहा था। अगर जानना है तो मथुरा के इतिहास को जानिए। जानिए गोकुल सिंह जाट के बारे में। गोकुल सिंह जाट, जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था तो औरंगजेब ने क्या किया था, किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स सौंप दिए थे। दूसरा, हिंदू का जो उसका था, उसका कहना था कि मैं दारुल हर्ब को, जिसे हिंदुओं का देश कहा जाता था, उसको दारुल इस्लाम में बदल दूंगा। ये फारसी वद है कि दारुल हर्ब को मैं दारुल इस्लाम में बदल दूंगा। दूसरा, हिंदू मूर्तियों को तोड़ने का सबसे खराब तरीका था औरंगजेब का, जितने भी मुगल शासक हुए सब में से। दूसरा, उसकी नीति थी कि सभी हिंदू पुस्तकों को जला दिया जाए, साहित्यों को मिटा दिया जाए, इससे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होगा। मैंने अभी तक किसी भी धर्म पर खुलकर टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन मैं औरंगजेब के मंसूबों को बतला रहा हूं। उसका मंसूबा बिल्कुल साफ था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना है। इसके विद्रोह में जो सिहोरा गांव थे और तिलपत जो क्षेत्र था, ये सब हरियाणा के अंदर आने वाले क्षेत्र हैं, उस समय के तत्कालीन हरियाणा के क्षेत्र थे। वहां के एक जाट शासक थे जिनका नाम था गोकुला सिंह जाट या गोकुल सिंह जाट। उनके नेतृत्व में उन्होंने मथुरा के भी अन्य क्षेत्रों को, ये सब लगे हुए क्षेत्र थे, अन्य क्षेत्रों के जितने भी किसान भाई थे सबको एकत्रित कर लिया और कहा कि आज के बाद किसी को कर नहीं देना है, कोई भी कर नहीं देगा मुगल सेनापति को। सभी लोग उनसे सहमत हुए, सबने कर देना बंद कर दिया। उधर क्या करता है, अब्दुल नबी नाम का एक शासक था, उसका वहां पे उन्होंने सैनिक छावनी बना के रखी थी औरंगजेब ने, और उसको भेजा गया पहली बार कि जाओ गोकुल सिंह के विद्रोह को दबा कराओ। गोकुल सिंह ने क्या किया, एक बार में अब्दुल नबी को मार दिया। साथ ही साथ मुगलों को इतने बुरी तरीके से पराजित किया कि अब्दुल नबी के जितने भी सैनिक थे वहां से भाग गए, सब भाग गए आगरा की तरफ। औरंगजेब तब तक इसको सीरियसली नहीं लेता है। फिर सादाबाद जो उसका था, वहां का जो उसका छावनी था, उसको लूट लिया गया और ये विद्रोह धीरे धीरे 5-6 महीने में बहुत बड़ा विद्रोह बन गया। तिलपत की पहली लड़ाई जाटों ने बहुत शानदार तरीके से जीत ली। ये लड़ाई इतने भीषण तरीके से चल रही थी कि औरंगजेब अपने जब उस युद्ध का जब 1669 में वो चरम पर था, औरंगजेब इतना परेशान हो गया था कि खुद आकर मथुरा में बैठ जाता है। अपने लगभग सभी बड़े बड़े फौजदारों को, जिसमें से हसन अली खां, अमानुल्लाह खां, होशियार खां, सबको लाकर मथुरा में सौंप देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा संग्राम हो रहा है और इसको लीड हिंदुओं की तरफ से एक छोटे से सरदार कर रहे थे और उनके चाचा उनके साथ में थे, गोकुल सिंह जाट और उदय सिंह जाट। ऐसे तो इनके नाम में जाट शब्द था और ये जाट थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस विद्रोह में सिर्फ जाट ही शामिल थे। इस विद्रोह में उस जगह के सभी, उस समय के उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र के सभी किसान भाई बंधु शामिल थे, सभी गुर्जर भाई शामिल थे, सभी जाट भाई शामिल थे और मिलकर एक ऐसा विद्रोह चल रहा था कि 4 दिनों तक तिलपत में युद्ध होता है। तिलपत के मैदान में 4 दिनों तक युद्ध होता है और पहले 3 दिनों में मुगल सैनिकों को लगातार पराजय मिलती है। चौथे दिन में जब सभी तरफ के फौजदारों को लाकर अंत में धोखे से गोकुल सिंह जाट को घेर कर पकड़ लिया जाता है, क्योंकि मुगल ये टारगेट कर लेते। औरंगजेब का साफ कहना था कि नेता को ही पकड़ लो, नेता को पकड़ोगे विद्रोह खुद ब खुद दब जाएगा, और टारगेट करके गोकुल सिंह जाट और उदय सिंह जाट को पकड़ लिया जाता है। बस पकड़ लेने तक सीमित नहीं थी। औरंगजेब ने कहा कि इनको ऐसी मृत्यु दंड दो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए और आज के बाद कोई औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह नहीं करे। आगरा के किले के सम्मुख लाकर उनको जंजीरों से बांध दिया जाता है और कुल्हाड़ी लेकर उनके शरीर से एक एक बोटी को अलग किया जाता है। सोचने वाली बात थी, वहां पे हजारों की संख्या में किसान भाई बंधु मौजूद थे
और उनके शरीर से कुल्हाड़ियों से मांस उखाड़े जा रहे थे। औरंगजेब को लगा ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा और लोग विद्रोह करना बंद कर देंगे, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद से औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीतियों को औरंगजेब ने खुद सामने लाकर रख दिया। उसने सामने लाकर रख दिया कि मैं इस्लाम प्रवर्धक राजनेता हूं, और इसका रिजल्ट ये आया था कि उसके बाद धीरे धीरे सभी छोटे छोटे क्षेत्र राजपूत लोग जो मुगल के मनसबदार बनने लगे थे वो भी उससे टूट गए थे। सभी ने धीरे धीरे औरंगजेब का विद्रोह करना शुरू कर दिया, और औरंगजेब के बाद मुगल सेना जो थी, मुगल सत्ता जो थी, वो ऐसी लड़खड़ाई कि घूमकर कभी भी वो दिल्ली और आगरा पर शासन सही तरीके से नहीं कर पाई। ये जवाब मैंने बस आपके कमेंट के लिए दिया था, नहीं तो मेरे इतिहास पढ़ाने का तरीका सिर्फ मेरे स्वदेशी योद्धाओं को समर्पित था। मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, ताकि हर उस युवा जिन्हें ये लगता है, भारत के जिन युवाओं को ये लगता है कि हमारे देश के इतिहास में कोई दम नहीं है, हमारे देश के स्वदेशी योद्धाओं में कोई दम नहीं है, तो उन्हें पानीपत का वो तीसरा युद्ध याद कर लेना चाहिए, जब मुगल सत्ता बिल्कुल शून्य के समान हो गई थी। और ये सत्ता खुद ब खुद शून्य में नहीं समान हुई थी। इसके लिए मराठा साम्राज्य के हर एक योद्धाओं ने अपने जान पर खेलकर मुगलों का विरोध किया था। उसके लिए हमारे जाट, गुर्जर और राजपूत भाइयों ने विरोध किया था, भारत के किसानों ने विद्रोह किया था, तब जाकर मुगल सत्ता भारत से उखड़ी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।